हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कुछ पी वाई क्यूज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। एंड वो जो पी वाई क्यूज थे हमारे, वो पी वाई क्यूज किससे रिलेटेड थे? वो दो टॉपिक से डिस्कस किए थे हमने। नंबर वन, मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था? दूसरा हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। एक तो था हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला होता है R=mb/cubic, जो कि आपने मोशन ऑफ द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो हमारे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स से थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चंस डील करने वाले हैं, और ये भी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से आप ये मान के चलो कि इसी तरह का या फिर यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है, या फिर इसी तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, वो है हमारा बेसिकली करंट जो होगा मैग्नेटिक, एक करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा हम लोग गैल्वेनोमीटर जो है हमारा सीरीज और पैरेलल में जो कन्वर्जन करते थे, सीरीज में एक शंट लगा के, पैरेलल में शंट लगा के, जो हम लोग गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें बोला टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q, each of radius r carrying the current I are kept in perpendicular planes such that they have a common center as shown in figure, ठीक है। Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of two loops, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको दो लूप्स गिवन है, एक आपको इस तरह का लूप गिवन है और एक आपको इस तरह का लूप गिवन है। अब इसमें यह बोला गया कि दोनों जो लूप्स हैं हमारे, इनका सेंटर कॉमन है। इनका सेंटर क्या है? कॉमन है। तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो अब इसने बोला एक लूप P है, एक लूप Q है हमारा। सपोज दिस वन इज P, दिस वन इज Q, एंड रेडियस भी दी हुई है। दोनों लूप्स की जो रेडियस है हमारी वो क्या है? इक्वल है, एंड इट इज R, इट इज एक्चुअली R। तो अब आप, अच्छा इसमें करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, इसमें भी I और इस लूप में भी I। तो इसने बोला कि जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर पर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। इस सेंटर पर कितना होगा? सेंटर जो हमारा कॉमन सेंटर है, सपोज दिस पॉइंट इज O, तो इस O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल जो हमारा है वो क्या है? इंपॉर्टेंट रूल ये हमें पता लगाना है कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी। उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ाया था, राइट हैंड थंब रूल। पाम रूल भी बताया था, थंब रूल भी बताया था। तो यहाँ पर आप थंब रूल को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं Q की बात करूं, इस बोर्ड में इस तरह से है, ठीक है। तो Q की बात करता हूं तो हमारा क्या है? बेसिकली इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से। थंब इज गोइंग आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस P की बात करूं मैं, तो P में क्या है भाई? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से करंट है, इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली जब इसकी बात करोगे, ये कुछ इस तरह का लूप है, Q हमारा इस तरह का लूप है, इसकी वजह से क्या होगा? ऐसा करंट है, सो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और Q हमारा इस तरह का लूप है, तो यहाँ पर क्या है? बाहर की तरफ लूप ये हो जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से। सो बाहर की तरफ हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो हो जाएगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन, एक हो जाएगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मीन्स वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ P, और ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q। ये एक्चुअल में क्या होगा? ये एक्चुअल में हमारा कैसा होगा? ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ होगा, लेकिन क्योंकि बाहर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर बना लिया। अल्टीमेट जो हमारा पर्पज है वो ये है, हमें ये पता लगाना है कि दोनों फील्ड्स के बीच में एंगल कितना है। तो जो ये वाला लूप था, इसमें जब इस तरह से करंट जा रहा है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? एक्चुअली बाहर की तरफ दिस,
करंट ऐसा है हमारा बाहर की तरफ, और ये जो लूप है हमारा बेसिकली इस लूप में करंट ऐसे है तो ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसा बाहर की तरफ और एक ऐसा ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हमने यहां पर बना लिया। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो लूप है इनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप P, अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, P लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, B इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2, एंड लूप है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा 2R। ठीक है, एट सेंटर, ये सेंटर पर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2R। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप Q देखेंगे तो क्या होगा, BQ इज इक्वल्स टू, अगेन करंट सेम है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ भी इतना ही होगा। तो नेट फील्ड, अब ये इधर हो गया BQ, इधर हो गया BP। अब ये नेट क्या है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो जो नेट फील्ड आएगा वो क्या आएगा हमारा, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, B जो होगा दैट विल बी BP प्लस BQ होल BQ स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पता है, अगर दो 90 डिग्री पर दो वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। अब ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू आप लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R एंड हेंस इट बिकम्स म्यू नॉट I अपॉन अंडर रूट 2R। ठीक है, सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब डायरेक्शन अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करोगे, मान लो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ होगा एंड दिस इज सपोज थीटा एंगल, इन दैट केस क्या करोगे, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू BP अपॉन BQ। अब क्योंकि BP और BQ सेम है तो ये हो जाएगा 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आएगा। इट मींस जो x एक्सिस है या फिर ये कह लो BQ फील्ड है उसके साथ कितनी डायरेक्शन पर होगा, क्या डायरेक्शन होगी फील्ड की, 45 डिग्री पर फील्ड हो, नेट फील्ड होगा। क्लियर, तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर इसने क्या बोला, यहां पर बोला गया कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r कैरिंग करंट I एंड 2I रेस्पेक्टिवली। दो लूप्स हैं आपके पास, एक लूप ये है और एक लूप कहीं यहाँ है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन भी है यहाँ पर, और ये बीच में मिड पॉइंट है दैट इज O। ठीक है, ये P लूप है मेरा, ये Q लूप है। अब इसने बोला कि इसमें I और 2I करंट फ्लो हो रहा है, एक में I करंट फ्लो हो रहा है और एक में 2I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, respectively are lying in parallel planes such that the direction of the current in both the loops is clockwise as seen from O। O पॉइंट से अगर आप देखते हो तो इसमें और इसमें दोनों में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लूप्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर, पॉइंट O पर। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। अब यहां पर एक पर्सन है, यहां पर एक पर्सन खड़ा है और वो क्या कर रहा है, दोनों लूप को एनालिसिस कर रहा है। तो एक लूप ये है, फाइन, जब आप इस लूप को देखोगे तो इसमें क्लॉकवाइज करंट ऐसे जाएगा। एक लूप क्या है कि भाई यहां से देखना, एक लूप इधर है तो इधर जब इसको देखोगे तो इसमें भी करंट हमारा कैसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है दोनों लूप्स में अगर आप इस O पॉइंट से देखते हो तो करंट कैसा है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर कैसा होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ इस तरह का करंट जाना चाहिए। अब क्या होगा, अब देखना है भाई हमें यहाँ पर कि जो ओ पॉइंट है यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा उसने। अब रेडियस भी इसकी दी हुई है, रेडियस भी दी हुई है इनकी, कितनी रेडियस है, आर, दोनों की आर रेडियस है, ठीक है, दोनों की रेडियस है आर, और ये बीच का डिस्टेंस भी शायद दिया हुआ है 2r, दैट डिस्टेंस ये है 2r, तो यहां से यहां तक हो गया r, इधर ये भी r हो गया, ठीक है, ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो गया। तो अब ये वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं ओ पॉइंट, तो पॉइंट ओ इस रिंग के लिए, इस लूप के लिए भी एक्सियल पॉइंट है और इस लूप के लिए भी एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए भी एक्सियल और इसके लिए भी एक्सियल है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर, अब अगर आप देखोगे कि भाई इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा और इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो बहुत इजी है, कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग P क्या होगा, BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये होता है मेरा फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा हुआ है। अब इसको आप यहां पर वैल्यूज पुट करो, तो म्यू नॉट I, इसमें करंट I है, रेडियस क्या है R स्क्वायर, 2x क्या है R है, ये भी R है, 3/2 ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2, और 2r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब बचेगा, और 2 का 8 करोगे तो 2√2 यहाँ पर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और ये बचेगा r क्यूब, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और अल्टीमेटली जो क्या बचने वाला है हमारे पास, म्यू नॉट I अपॉन 4√2r, ये आ गया मेरे पास क्या, नेट फील्ड ड्यू टू रिंग P, ड्यू टू रिंग दिस P, क्लियर। अब इस P रिंग की वजह से नेट फील्ड आ गया। अब सिमिलरली आपने Q की वजह से भी निकालना है, रिंग Q की वजह से भी निकालना है, तो Q रिंग की वजह से क्या होगा, फील्ड ड्यू टू Q क्या होगा, यही आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, करंट थोड़ा डिफरेंट है तो करंट की वजह से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ट्वाइस फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ I की जगह क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट डबल है। बाकी देखो डिस्टेंस भी सेम, रेडियस भी सेम, तो x भी सेम, r भी सेम, I की जगह यहां 2I हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन 4√2r, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, BQ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2√2r, ये आ गया आपका फील्ड किसकी वजह से, इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, तो पहला ये आ गया हमारा किसकी वजह से, P की वजह से, और दूसरा आ गया मेरे पास Q की वजह से, दिस। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड एट O पॉइंट, एट O पॉइंट नेट फील्ड कितना होगा। तो बेटा जब आप इसकी वजह से देखोगे, अगर क्लॉकवाइज, सपोज करो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, दोनों रिंग में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इस क्लॉकवाइज की वजह से जो फील्ड होगा हमारा, ये कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस इधर इसमें भी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो इसमें भी जब क्लॉकवाइज है तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट, एक में इधर और इसमें भी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। इट मीन्स यहाँ पर जो फील्ड होगा एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में और एक फील्ड हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि भाई जब इसमें ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कौन ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो जो नेट फील्ड आएगा वो क्या आएगा, BQ माइनस BP, ठीक है, BQ माइनस BP। तो अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2√2r माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4√2r। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको मिलना क्या है, 4√2r,
और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आएगी ये किस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा फील्ड हमारा बड़ा होगा, अल्टीमेटली ये वाला बड़ा होगा क्योंकि ये Q की वजह से फील्ड है, इधर हमारा P की वजह से फील्ड होगा, ठीक है। ये Q की वजह से हम, तो ये Q की वजह से ये आ गया, ये P की वजह से आ गया, तो ये X डायरेक्शन में हो जाएगा। आई कैप भी लिख सकते हो अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो यहाँ आई कैप भी लगा सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एट दिस पॉइंट O। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पॉइंट कहीं भी दिया जा सकता है, अभी इसने इक्वल डिस्टेंस पे दिया था, हो सकता है इधर से कुछ डिस्टेंस दे दे, कुछ इधर से भी बता दे, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप x को एडजस्ट करोगे और वहां पर वैल्यू रख के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है, अगेन करंट कैरिंग कॉइल से ही रिलेटेड है, बट इस बार मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा, इस बार इसने मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, जो हमने टॉर्क के केस में डिस्कस किया था। जब हमने टॉर्क वाला डेरिवेशन पढ़ा था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या बोला गया इसमें, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r carries a current I, it is unbound and rebound to make the another coil of radius r by 2. Current I is remaining same. Calculate the ratio of the magnetic moments of the new coil and original coil. तो इसने क्या बोला, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं, ठीक है। इसने बोला कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी, r है, n नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस है r। और ये जो कॉइल है इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ, सपोज I, ये गिवन है करंट। इसको अब क्या किया हमने, इसको अनबाउंड किया, इसके सारे टर्न्स को ओपन कर दिया, अनबाउंड कर दिया और दोबारा से रीबाउंड किया। फिर हमने पूरी की पूरी लेंथ ओपन कर दी और अब रीबाउंड करना स्टार्ट किया। तो अब इसने रीबाउंड करके दोबारा से एक लूप बनाया, उसमें भी कुछ टर्न्स होंगे, ठीक है, पता नहीं कितने टर्न्स हैं, बट यहां पर उसने ये बोल दिया कि r/2 रेडियस है, जो रेडियस है इस लूप की वो कितनी है, इस कॉइल की रेडियस है r/2। करंट सेम फ्लो हो रहा है, करंट सेम फ्लो हो रहा है I। तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो था और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था, इनका रेशियो क्या होगा। ये ओरिजिनल कॉइल थी, ये हमारी न्यू कॉइल है, तो न्यू कॉइल और ओरिजिनल कॉइल इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m = करंट इनटू एरिया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो जब इसकी बात करें यहाँ पर, ठीक है, अच्छा अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स भी लगा लेते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो NI × A हो जाएगा। तो फॉर कॉइल 1 अगर हम बात करें और फॉर कॉइल, इसको 1 नाम दे दो, चलो इसको 2 दे दो। फॉर कॉइल 1 अगर हम बात करें तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा उसका, MO = N1, N टर्न्स है नॉट N1, करंट I है और एरिया हमारा कितना है RA, तो इसको लिख सकते हो πr²। ये हो गया ओरिजिनल कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारी न्यू कॉइल है, फॉर कॉइल 2, इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स पता ही नहीं है, तो इसमें मैं लेट कर लेता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स है n'। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, n'। तो अगर n' टर्न्स हैं तो क्या होगा, यहां पर लेंथ तो सेम रहेगी, लेंथ चेंज नहीं हो रही, नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि भाई छोटा सर्कल छोटा लूप बन रहा है, तो क्या होगा ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स बन जाएंगे उसी सेम लेंथ में, लेंथ वेरी नहीं कर रही। तो यहां पर अगर n' लूप है तो, और यहां पर n हमारे टर्न्स हैं, तो एक टर्न की जो लेंथ होगी यहां पर वो क्या होगी 2πr और नंबर ऑफ टर्न्स कितने n। तो टोटल लेंथ इसकी जो होगी वो इसकी टोटल लेंथ के इक्वल होगी। It means 2πr into n, this total length must be equals to 2πr/2, क्योंकि यहां रेडियस है r/2,
इंटू एन डैश इंटू एन डैश। तो ये 2 पाई आर तो चला गया, क्या बचा n इज इक्वल्स टू एन डैश बाई 2, या फिर ये कह लो कि n अपॉन एन डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। ये हमने रेशियो निकाल लिया न्यू टर्न्स और जो अभी न्यू टर्न्स, जो न्यू वाली कॉइल है उसमें जो टर्न्स लगे और जो हमारी ओरिजिनल कॉइल थी उसमें जो टर्न्स लगे थे। तो अब अगर हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें, किसका, कॉइल दिस 2 का, तो कॉइल 2 का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, देखो जरा, मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल्स टू, न्यू कॉइल है तो mn लिख दिया, n प्राइम i और a क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि रेडियस है r बाई 2, तो r बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और n प्राइम यहां से देखोगे, या फिर एक काम करो, इनको डिवाइड कर लो सीधा सीधा, इनको डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, m ओरिजिनल अपॉन m न्यू इज इक्वल्स टू n i पाई आर स्क्वायर अपॉन n डैश i पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये i पाई आर स्क्वायर तो चला गया, 4 ऊपर चला जाएगा, तो mo अपॉन mn इज इक्वल्स टू 4n अपॉन n प्राइम, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यू आप रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, mo अपॉन m n इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, एंड दिस इज व्हाट, mo अपॉन mn इज इक्वल्स टू 2:1। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या रेशियो आया, ओरिजिनल का न्यू के साथ रेशियो आ गया 2:1। तो न्यू का ओरिजिनल के साथ अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा, mn अपॉन mo हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली आपने जो है और इसको रीबाउंड किया एंड अनबाउंड किया, एंड देन क्या किया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट किया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है हमारी, कि लेंथ जो है इक्वल रखनी पड़ेगी। लेंथ दोनों केसेस में इक्वल है, चाहे आप कॉइल को रीबाउंड करके उसको अनबाउंड करके दोबारा से रीबाउंड कर रहे हो तो उससे लेंथ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए तो आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसने क्या बोला, बेसिकली इसने कहा कि एक एमीटर है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस है 0.8 ओम, ठीक है, एंड दैट एमीटर कैन मेजर द करंट अप टू 1 एम्पियर। देन क्वेश्चन इसने पूछा है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल दैट एमीटर टू मेजर द करंट अप टू 5 एम्पियर, ठीक है। कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए जिससे कि इसकी रेंज जो पहले 1 एम्पियर मेजर कर रहा था अब ये 5 एम्पियर मेजर करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो क्या करोगे, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था, बहुत सिंपल था, कैसे निकालते थे, आई जो बेसिकली हमारे पास अब ये जो शंट रेजिस्टेंस लगाओगे रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हो, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले एक एमीटर हो सकता है, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। उसके पैरेलल में आपने ये शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, तो आपको पता है वोल्टेज दोनों में सेम रहता था, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, दैट विल बी व्हाट, IG करंट यहाँ जाना होगा, टोटल I करंट होगा, देयर विल बी I माइनस IG। तो यहाँ सेम IG इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या करते थे हम, I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस करते थे। ये इक्वेशन तो अप्लाई होती थी, तो यहाँ से S कितना आता था, IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई G। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आप सारी वैल्यूज रख दो तो पता चल जाएगा कि ये जो एमीटर या गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर को अगर कन्वर्ट करना है तो ये शंट रेजिस्टेंस, या फिर इसकी रेंज बढ़ानी तो भी आपने शंट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। तो इसकी रेंज इंक्रीज अगर मुझे करनी है तो कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो IG कितना था 1 एम्पियर, ये था 5 एम्पियर, ये 1 हो गया। G हमारा कितना था 0.8 वोल्ट 8 ओम,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 0.8 एंड हेंस इट इज 0.2 ओम। तो आपको 0.2 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर? 0.2 ओम का शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा और वहां से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो कि भाई इसकी रेंज जो है 5 एम्पियर तक इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी एमीटर की रेंज इंक्रीज करनी है तो जो पैरेलल में शंट आप अप्लाई करते हो उसकी वैल्यू आपने देखनी पड़ेगी कि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इसने इसके आगे एक क्वेश्चन और भी पूछा है साथ में यहाँ, इसने बोला कि व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। मतलब जो मैंने पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस लगाया है, ये जो शंट लगाया है, ये शंट और इस एमीटर का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी देखिए जरा। अब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको पता है भाई, पैरेलल में तो फॉर्मूला होता है G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ठीक है, तो G कितना है मेरा 0.8 इंटू एस कितना है 0.2, 0.8 प्लस 0.2। तो अब क्या मिलेगा यहाँ पर, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.16 अपॉन ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 इज 1, सो अल्टीमेटली इट इज 0.16 ओम। सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? इट मींस जब आपने पैरेलल में क्या किया, एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, कितने ओम का, 2 ओम का, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, जो पहले 8 ओम था उस एमीटर का, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.16 ओम हो गया, जो पहले 0.8 ओम था। क्लियर? तो यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्जन पूछ सकता है आपसे। तो वोल्ट मीटर में जब कन्वर्जन पूछे तो वहां भी आप क्या करोगे, जो वोल्ट मीटर वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वो लगा देना, वहां से आप जो भी वैल्यू अननोन होगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां आपने ध्यान क्या रखना है, यहां आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेंज इंक्रीज करनी है एमीटर की तो उसके पैरेलल में क्या करना है, एक शंट लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है, और अगर आपको जितनी ज्यादा रेंज इंक्रीज करनी है उतनी ही लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे, शंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो हमारी जो रेंज होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो शंट की वैल्यू कम होनी चाहिए टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर। सिमिलरली जब वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग बेसिकली जो सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू हाई रखते हैं जिससे कि उसकी रेंज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस लो वैल्यू का होना चाहिए और वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं सीरीज में दैट मस्ट बी ऑफ क्वाइट हाई वैल्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इसके साथ ही ये चैप्टर का एंड हो जाता है और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ये सारे के सारे लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 10 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आप ये मान के चलो आगे भी आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फंडामेंटल्स बेसिकली जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने डील किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर दिस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।